नमस्कार मुसलमान कल आज और कल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर हम हाजिर हैं मुसलमानों से जुड़े हुए एक मसले को लेकर। नई सरकार देश में बन रही है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की क़यादत में ये सरकार बन रही है। मुसलमानों को क्या कुछ मुसलमानों के जो सूरत हाल है, ऐसे में क्या उम्मीद जो है वो मुस्लिम कायदीन को, मुसलमानों को नई हुकूमत से है, इस बारे में तफसीलात से बातचीत के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे ख़ास मेहमान। इस वक्त हमारे साथ हैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका जैन न्यूज़ में। जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं इस मरतबा देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल आज़ादी के बाद से पहली बार हुआ, और ख़ासकर हर एक पार्टी जो है वो इंतखाबात से पहले, चुनाव से पहले मुसलमानों को मुत्तहिद होने की बात कहती रही, सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट मांगने की बात कहती रही। लेकिन क्या माना जाए, कांग्रेस की तरफ से या जो पार्टियां सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट मांगती है, उन्होंने कुछ कोशिश नहीं की सेक्युलर वोट को मुत्तहिद करने की, मुसलमानों को मुत्तहिद करने की? धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया, मौका दिया। देश में मुसलमानों के साथ एक अजीब सी परिस्थिति रही है जी। वो ये कि एक तरफ वो लोग रहे हैं जिन्होंने अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द सेकुलरिज्म के नाम पर अपने आप को पहचानवाया है, लेकिन उनके लिए कोई काम भी नहीं किया। बिल्कुल। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी पहचान बहरहाल फ़िरका परस्त रही है, और पार्टियों की जो इमेज होती है, जो प्रोजेक्शन होता है, वो मैं समझता हूँ उनकी अपनी सियासी ज़रूरत के हिसाब से होता है। और मुझे इस समय भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की बात याद आ रही है। एक ब्रीफिंग में एक दिन में था जब वो अपोजिशन में थे, बल्कि पिछली सरकार में थे, एनडीए वाली। तो उन्होंने एक बात कही कि कोई ज़्यादा सवाल ना करे, उन्हें उलझाने की कोशिश की जा रही थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स का एक उसूल है, पॉपुलिज्म वाइल इन अपोजिशन, रियलिज्म वाइल इन पावर। तो जो ग्राउंड की ज़मीनी हकीकतें हैं, सरकार उस पर चलती है, ना कि कुछ नारों पर, ना कि कुछ किसी एक ही सेक्शन को खुश करने के लिए। और अगर सरकार ऐसा कभी, कोई भी सरकार अगर ऐसा करती भी है तो वो कामयाब सरकार नहीं हो सकती। जहाँ तक सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के वोट देने की बात उन्होंने कही, वहीं सेकुलरिज्म के नाम पर वो खुद पार्टियां अपने आप मुत्तहिद नहीं हो सकी। इसलिए मैं समझता हूं कि मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को भी गया है, लेकिन जी बिल्कुल बीजेपी को अच्छा खासा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो 102 लोकसभा सीटें ऐसी रही है जहां पर हर 5 में से एक मुस्लिम वोटर है, और उन सीटों में से तकरीबन 47 सीटें बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है उन सीटों पर। तो कहीं ना कहीं क्या माना जाए कि मुसलमानों का वोट भी बीजेपी को मिला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए, आज़ादी के बाद से हमेशा ये सवाल उठता रहा है कि जो मुसलमानों की सूरत हाल है उसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है, क्योंकि आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा इक्तदार में रही है, हुकूमत में रही है, लेकिन मुसलमानों के लिए इतना कुछ क्या नहीं। तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट पोलराइज तो हुआ ही है, लेकिन इसमें कोई एक बड़ा तबका क्या ऐसा भी था जो कांग्रेस पार्टी को और सेक्युलर के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टियों को सबक सिखाना चाहता था? मैं समझता हूं जो देश में लगभग 1 करोड़ नए पहले वोटर आए हैं, उन्होंने, और जो जिसे मैं कहता हूं फेसबुक जनरेशन, जो नई पीढ़ी है, जिन्होंने अयोध्या के होने वाले वाक़यात को अपनी आंखों से नहीं देखा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बीजेपी का दूसरा रुख, जो शायद मेरी उम्र के लोग देखते हैं, वो उन्होंने नहीं देखा, तो वो सीधे सीधे इशू पर उन्होंने वोट दिया जिसमें डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात कही गई थी। वो एक बड़ा पहलू है। दूसरा ये कि खुद जो सेकुलर पार्टियां हैं, उन्होंने कोई प्लान, कोई प्रोग्राम, कोई कुछ दिया नहीं। और जिस तरह से एक पिछले कई सालों से देश के सभी नागरिकों ने, मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों ने महंगाई की शक्ल में जो जेब कटती हुई हर दिन देखी है, जो करप्शन, अब करप्शन कुछ करोड़ की बात नहीं होती, अब 1,70,000 करोड़, लाखों करोड़। तो जब ये पता चलता है कि लाखों करोड़ इस देश का पैसा किसी की जेब में या कुछ लोगों की जेब में चला गया, और हम
हर दिन एक जद्दोजहद के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोज़ाना की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे, तो उनमें उनके खिलाफ गुस्सा होना एक स्वाभाविक बात थी। बिल्कुल, एक गुस्सा होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन जिस तरीके से जो मुसलमानों का वोट जो तकसीम हुआ है, कई सीटें ऐसी है, उत्तर प्रदेश की कई सीटें ऐसी है जहां पर आप देखा जाए इलाहाबाद की जो सीट है, सहारनपुर की जो सीट है, जहां बीजेपी कैंडिडेट को जितना वोट मिला है उससे ज्यादा वोट बीएसपी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिलाकर मिला है। कई सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी कैंडिडेट जीता है, उससे ज्यादा वोट जो है वो एसपी और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो सियासी पार्टी, और खासकर इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मान सकते हैं, किस सियासी पार्टी को आप जिम्मेदार मान सकते हैं इसके लिए? देखिए, सियासी पार्टी वो अपने अपने फायदे में काम करती है, और ऐसे तो लोग मैं समझता हूँ देश में जिसे हिंदी में कहते हैं बिरला ही होंगे जो देश के लिए सोचते होंगे। जी जी। सब अपने लिए सोचते हैं, पार्टियां अपने लिए सोचती हैं, और देश जो है वो कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी लेवल पे चला जाता है। तो जब तक हमारे सियासी पार्टियां और उसके उन लीडर्स, नेता देश को पूरी तरह से प्राथमिकता नहीं देंगे तो ये सूरत हाल बनी रहेगी। जहाँ तक सेकुलरिज्म के नाम पर वोटें ज़्यादा उनको जाने की बात आप कह रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये कि बीजेपी को भी जो इतनी सीटें मिली हैं उसमें वोट शेयर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, 33% कहते हैं, लेकिन रिजल्ट 31% जो है वो बीजेपी को मिला जी है। तो 31% में भी सरकार बन सकती है, ये डेमोक्रेसी। लेकिन ये आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम वोट परसेंटेज में कोई पार्टी, किसी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत मिली है, बहुमत मिला हो, ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले सबसे कम जो है वो 1967 में रहा था, जब कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिले थे, तब बीजेपी कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आई थी, उस वक्त सबसे कम वोट शेयर जब मिला गया था। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि 31% में बीजेपी ने सरकार बनाई है, बहुमत के साथ सरकार बनाई है। लेकिन जिस तरीके से जब चुनाव का ऐलान हुआ उससे पहले चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियां मोदी का डर दिखाती थी। एक हमेशा से मुसलमानों के साथ में एक चेहरा रखा जाता था कि मोदी आएगा तो ऐसा होगा, मोदी हुकूमत आएगी तो वैसा होगा। लेकिन सिर्फ जब पता था, हर एक पार्टी को यह पता था कि मोदी के नाम से पोलराइज होने वाला है, तो आखिरकार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी ने मुत्तहिद करने की कोशिश क्यों नहीं की? कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी, किसी ने भी कोशिश नहीं की कि सेक्युलर जमातों को इंतखाबात से पहले मुत्तहिद किया जाए? सियासी पार्टियों में आम तौर पर, जिसको मैं उर्दू में मुहावरतन कहता हूँ खालिउज जहन, खालिउज जहन का मतलब अक्लों में कुछ नहीं, सिर्फ वक्ती तौर पर अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं, दूर अंदेशी की कमी। तो वो जो दूर अंदेशी की कमी थी वो उनको ले डूबी, और अब ऐसा हाल हो गया कि मुझे लगता है कि काफ़ी समय तक अगर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ने सरकार अच्छे से चलाई और सभी नागरिकों को उनके अधिकार और उनको तरक्की का बराबर मौका दिया, तो मैं समझता हूं कि उन पार्टियों के लिए तो अब बहुत दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं समझता हूं डिबेट इस बात पर होना चाहिए कि जो सरकार बन रही है, बिल्कुल, इस सरकार में सरकार कैसे बिहेव करेगी अपने सभी नागरिकों के साथ, खासतौर पर उनके साथ, अक़लियत के साथ में जो है, खासकर एक ये कि अक़लियत तबका जो है वो किस तरह की उम्मीद रखता है अब मोदी सरकार से? मैं समझता हूं कि अभी तकरीबन जो लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते थे या जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि एक हारा हुआ खिलाड़ी। बिल्कुल। तो ये हारा हुआ खिलाड़ी अब ये देखता है कि अब उसको खुद तैयारी में कितना टाइम लगेगा, और ये पहला मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है कि पूर्ण बहुमत से वो सरकार बना रही है। बिल्कुल। इनको भी पहली बार देश को और दुनिया को ये दिखाने का मौका मिलेगा कि हम जब फैसले की पोजीशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसी सरकार चलाते हैं। इधर मुसलमानों के लिए भी एक अवसर है, एक मौका है कि ये उस पैराडाइम से जो सेकुलरिज्म के नाम पर आज तक वोट लेते रहे हैं, उससे बाहर निकल करके ज़िंदगी कैसी है, ये आबो हवा कैसी है, मौसम कैसा है, मुल्क कैसे चलता है, इसका भी तजर्बा मुसलमानों के भी हो जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर ये तजर्बा पॉजिटिव रहा और इसमें खौफ की राजनीति ना हुई,
ये डरा करके उन्हें खामोश करने की राजनीति ना हुई और उनको बराबर ट्रीट करने की बात हुई, तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों के जो दिलों में खौफ, डर या एक कॉशियस अप्रोच है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आखिर वो ख़त्म कैसे होगा? उसके लिए कहीं ना कहीं नई सरकार जो बनी है, बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार को ही कुछ ऐसा करना होगा कि जो डर अक़लियतों में है, जो डर मुसलमानों में है, उसको दूर करने के लिए बीजेपी की तरफ से ही कोशिश की जानी चाहिए। बेशक ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये पार्टी की जिम्मेदारी है, ये एनडीए पार्टनर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को किस शक्ल में चलता हुआ देखना चाहते हैं। और जिसे कहते हैं बॉल उन्हीं के कोर्ट में है, अब इन्हीं को साबित करना है कि वो सरकार कैसे चलाते हैं और सभी को पुरअमन यानी उनको सेफ्टी दे करके, उनको सिक्योरिटी दे करके किस तरह से चल सकते हैं। और मैं समझता हूं कि एक ज़माना था कांग्रेस के ज़माने में, जो मुझे तकरीबन 30 साल पत्रकारिता में हो गए, कि 80s में 90s में जो कम्युनल वायलेंस हुआ करती थी, तो उस ज़माने में मुसलमान आम तौर पे ये कहता था कि हमें अगर पीसफुल 10 साल मिल जाएं, 20 साल मिल जाएं, तो हमें सरकार की किसी रहम की ज़रूरत नहीं है, हम खुद तरक्की करके हम दिखा सकते हैं। तो अब भी मुसलमान की अपेक्षा, आशा मैं समझता हूँ यही है कि सरकार उनको बराबर अपॉर्चुनिटी दे और एक पीसफुल माहौल दे, समझने समझाने का माहौल हो, ताकि शकूक व शुबहात जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनते हैं या बनाए जाते हैं उनको ख़त्म किया जा सके और पूरा देश एक साथ सभी नागरिक मिलकर के इस देश की तरक्की के लिए काम कर सकें। बिल्कुल, पूरा देश जो तरक्की के लिए काम कर सके। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं मुसलमानों से जुड़े हुए, अक़लियतों से जुड़े हुए। अगर बात करें सच्चर कमेटी की, तो कांग्रेस पार्टी इतने वक्त तक इक़्तिदार में रही, लेकिन सच्चर कमेटी के लिए कुछ नहीं करा कांग्रेस पार्टी ने। मुसलमानों की जो सूरत हाल उसके लिए कुछ नहीं किया। ऐसे ही अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड से वक्फ कानून जो है, वो बिल जो तरमीमी बिल था, इसके अलावा और कई ऐसे मामले हैं। तो क्या माना जाए बीजेपी की तरफ से इसमें कुछ पहल करने की ज़रूरत है? देखिए, वो किसी भी टाइटल के तहत काम हो, लेकिन ओवरऑल भलाई के काम होने चाहिए, चाहे वो सच्चर कमेटी हो या ना हो। जब सच्चर कमेटी तो एक आईना है जिसने बताया है कि हालत यहाँ पहुँच गई है आप लोगों की। अब सरकार को जब देश की तरक्की की बात करनी है, तो देश की तरक्की किसी एक सेक्शन को पीछे छोड़ करके नहीं हो सकती। नहीं काज़मी साहब, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जब जीतने के बाद सबसे पहले अहमदाबाद में जब उन्होंने खिताब किया आवाम को, और उसके बाद में उन्होंने बड़ौदा में जो खिताब किया आवाम को, तो जिस तरीके से उनका जो खिताब किया आवाम को, उसमें जो बातें उन्होंने कही, जैसे कि उन्होंने बात की पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को साथ में लेकर मैं चलना चाहता हूं, और भी कई ऐसी बातें थी। तो जो वो खिताब था नरेंद्र मोदी का, आपने भी सुना वो खिताब, तो क्या माना जाए जो वो खिताब जो उन्होंने किया, उससे कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक और अक़लियत में एक यकीन जो है वो मोदी के तई बढ़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकता है। देखिए, प्रैक्टिकली सरकार कैसे चलती है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। बिल्कुल, ना ही नारों पर करेगा। अब नारों का वक्त भी ख़त्म हो गया, पार्टियों के जो स्लोगन्स थे, जो वादे थे, वो वक्त भी ख़त्म हो गया। अब तो प्रैक्टिकली काम करने का वक्त है। सरकार को ये साबित करना है कि वो जो कुछ वादे कर रहे थे उस पर वो पूरा उतर रहे हैं। और किसी भी देश के हिस्ट्री में, इतिहास में 5 साल या 10 साल कोई बड़ी मुद्दत नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही डिसाइसिव भी हो सकते हैं। ये और खासकर बीजेपी के लिए ज़्यादा डिसाइसिव ये हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को काफ़ी वक्त के बाद एक मौका मिला है इक़्तिदार में आने का, और बहुमत के साथ इक़्तिदार में आई। तो बीजेपी के पास में अब कोई बहाना नहीं होगा कि हमारे पास में बहुमत नहीं है, हमको इत्तेहादी जमातों का हम पर दबाव है। ऐसे कुछ बहाने या ऐसा कुछ बात अब नरेंद्र मोदी या बीजेपी इस बात से छटक नहीं सकते हैं। जी, और मैं समझता हूँ कि मुसलमान के जो कुछ बुनियादी बेसिक इशूज़ हैं, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, वक्फ एक ऐसा इशू है कि अगर मुसलमानों को देश भर में वक्फ प्रॉपर्टीज रेस्टोर हो जाएं, पीसफुली रेस्टोर हो जाएं, तो ये मुसलमान कि सरकार जो बदल सकती है, सरकार को कर्ज देने की हालत में पैदा हो जाएंगे, सरकार को ये कर्ज दे सकेंगे। इतनी वैल्यू की जमीन है। काज़मी साहब, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी बात का हमारा सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मुसलमान कल आज। और कल में हम मुसलमानों से जुड़े हुए एक मुद्दे से बात कर रहे हैं। हमेशा की तरह हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ में मोहम्मद अहमद काज़मी साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। काज़मी साहब, जिसे ब्रेक पे जाने से पहले आपने जो बात कही, वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वक्फ की कई प्रॉपर्टी ऐसी है, अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वो इस मुल्क की हुकूमत से लेने के बजाय हुकूमत को देने की पोजीशन में आ जाएगा। जी जी बिल्कुल, मेरा यकीन है। इवन दिल्ली में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही प्राइम लोकेशंस में प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अगर रेस्टोर हो जाएं, रेस्टोर अगर पूरी तरह से कब्जा नहीं दे सकते तो कम से कम मार्केट रेट से उनको किराया मिलने लगे तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में सिर्फ दिल्ली की प्रॉपर्टीज़ इतनी हैं कि पूरे देश में मुसलमानों का यूथ बाकायदा काम करने लगे और उनका टैलेंट देश की तरक्की के लिए काम कर सकेगा। काज़मी साहब, जिस तरीके से ये कई मसले ऐसे हैं तो यकीनन मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी ऐवान में होनी चाहिए कि जिससे कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके इन सब मसलों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा ये हाल हुआ है कि उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं चुनकर आया है। इसके अलावा मुसलमानों की जो तादाद थी नुमाइंदगी की लोकसभा में, ऐवान में, वो भी काफ़ी कम होकर सिर्फ 21 तक पहुँच चुकी है, 21 तक रह गई है अब। जी, ये तो ओवरऑल जो नतीजे हैं, परिणाम हैं, उसका असर है। क्योंकि जो सेकुलरिज्म पे वोट लेने वाली पार्टियां थीं, जब उनके ओवरऑल संख्या कम हुई है, तादाद कम हुई है, तो उसमें वो मुसलमान भी कम हो गए जो उन पार्टियों से कैंडिडेट्स के तौर पर। लेकिन नहीं, एसपी की अगर बात करें, बीएसपी की बात करें, अच्छे खासे उम्मीदवार इस बार एसपी और बीएसपी ने दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता है। और ये पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद से अब तक। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जब कई पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करेंगे तो जाहिर है वोट बटेगा। जो पार्टियों के बेस पर वोट बढ़ता है वो अपनी जगह बढ़ता है। जब मुसलमान कैंडिडेट कई हो जाते हैं तो वो भी बहरहाल नुकसान पहुंचाता है और जीत तक नहीं पहुंचाता कैंडिडेट को। और जहाँ तक मुसलमानों की नुमाइंदगी की तादाद है, जाहिर है उसी से उसका ताल्लुक़ है। लेकिन मैं जो इसमें बात आगे कहना चाहूँगा वो ये कि एक सोच ये भी रही है कि मुसलमानों की तादाद पार्लियामेंट में कम हो या ज़्यादा हो, ये मुसलमानों के नुमाइंदों के तौर पर कभी काम नहीं करते। अक्सर जी आपने पिछले सरकार में भी देखा, कितने मुसलमान एमपीज थे जो एक्टिवली मुस्लिम इश्यूज पर खुल करके पार्लियामेंट में बात करते हों। जी, 2009 में 30 एमपीज थे मुसलमान, लेकिन जहां तक देखा जाए तो किसी ने इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर मुसलमानों से जुड़ा होकर मुद्दा उठाया नहीं। तो फिर ऐसे लोगों की तादाद कम या ज्यादा होने से मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बुनियादी बात है जो सरकार को समझनी है। सरकार को अपनी नीयत, अपना इरादा काम करके साबित करना। लेकिन सरकार की नीयत की अगर बात करें तो बीजेपी की खासकर बात करें, बीजेपी का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी से नहीं है। तो कहीं ना कहीं पहले से ही, चुनाव से पहले ही, और जो जिस तरीके की जो छवि नरेंद्र मोदी की बनी हुई है, चाहे वो गुजरात दंगों का मामला हो और अमूमन कई मौक़ों पर जिस तरीके से बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है वो इतनी मुसलमानों के बीच में इतनी खास, उनकी मोदी की छवि को लेकर हमेशा से सवाल उठता रहता है। तो मोदी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा मुसलमानों में और अकलियत में अपनी पैठ बनाने का या उनका यकीन जीतने का, इतना आसान नहीं होगा मोदी के लिए। मैं समझता हूं जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करके एक मैसेज देने की कोशिश की है, और मैं समझता हूं कुछ और भी मुस्लिम मुल्कों से नुमाइंदे आएंगे स्वेरिंग इन सेरेमनी में। जी बिल्कुल। तो उन्होंने, उनके साथियों ने ये मैसेज देना शुरू कर दिया है कि वो एक पॉजिटिव प्रोजेक्शन चाहते हैं। यानी ये पहला कदम है, ये पहल नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नवाज शरीफ को बुलाया गया, शेख हसीना को बुलाया गया, तो मुल्क के मुसलमानों में जो है वो एक इशारा, एक अच्छा मैसेज देने की, एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश की गई नरेंद्र मोदी की तरफ से और बीजेपी सरकार की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। ये उसी बुनियाद पर है कि जब आप सरकार में हैं तो उस असल बुनियादों पर रियलिज्म वाली पॉलिटिक्स करें, और मैं समझता हूं कि ये एक पॉजिटिव बात है और इससे नरेंद्र मोदी को एक तरह से पॉजिटिव प्रोजेक्शन में फ़ायदा होगा। लेकिन बात फिर वही है कि हम विदेशियों को बुला करके तो दिखा दें, लेकिन असल बात जो है वो देश में रहने वाले ज़मीनी लेवल पर कुछ काम होता हुआ नजर आए। और वो अगर नुमाइंदगी बढ़ाना चाहेंगे
मुसलमानों की तो राज्यसभा में बढ़ा सकते हैं, कुछ लोगों को ला सकते हैं। और मैं समझता हूं कि जो ट्रेडिशनल कैसे हो सकता है आखिर, अगर पॉजिटिव इमेज बने और मुसलमान बीजेपी के नजदीक आना शुरू हों, जिसमें लेकिन काज़मी साहब, बुद्धिजीवी से मुसलमान खुद जो है वो मुत्तहिद नहीं है, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां, सियासी पार्टियां इसी का फायदा उठाती अपना एक वोट बैंक समझकर। देखिए, मुत्तहिद नहीं है ये बात अपनी जगह शायद उस तरह से सही नहीं है कि डेमोक्रेसी में कोई एक मजहब के वाले लोग किसी एक जगह मुत्तहिद हों, ये कभी होता नहीं है। और अब से पहले अगर मैं डायरेक्टली आपसे सवाल करूं, शायद ये अच्छा सवाल नहीं है, लेकिन क्या हिंदू कहीं एक पार्टी पर मुत्तहिद हैं? नहीं, ये आप देख सकते हैं हिंदू एक पार्टी पर मुत्तहिद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस इंतखाबात में कहीं ना कहीं हिंदू मुत्तहिद हुआ है। हाँ। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें, समाजवादी पार्टी की बात करें तो यादव वोट बैंक खिसक गया और वो बीजेपी को गया। ऐसे ही अगर बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी का भी वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं ये एक बात निकल कर आती है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी मुसलमानों का मकरजाल बनाने में लगी, मुसलमानों के वोटों को हासिल करने में लगे रहे इंतखाबात से पहले। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो यादव वोट बैंक है, जो बीएसपी का जाटव वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक गया उनसे। जी बिल्कुल, ये पहला मौका है जिसमें ये समझा जा रहा है, मैं अब भी कह रहा हूं समझा जा रहा है कि हिंदुओं ने, सभी ने बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो 31% पे बात ना रह जाती। जी बिल्कुल, सीटें सीटें मिली हैं नो डाउट, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि सभी हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दे दिया। बेहतर दिया, ज्यादा दिया, वो एक बात है। इसी तरह से मुसलमानों के भी वोट बटे हैं, और मुसलमानों के वोट बटने के चांस इसलिए ज्यादा थे, कांग्रेस कमजोर, समाजवादी के ज़माने में मुजफ्फरनगर हो गया, बीएसपी का कोई ऐसी कारकर्दगी सिवाय हाथियों को खड़े करने के लिए कोई चीज़ सामने मुसलमानों के लिए तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था कि वो किसी एक पार्टी के साथ जुड़ें। काज़मी साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जब चुनाव के जो नतीजा है उसके बाद एक फोरम पर कई मुस्लिम नुमाइंदे आए, कई कायदीन आए, और उन्होंने इस बात को कहा है कि अब जो है वो चूंकि बीजेपी की सरकार बन चुकी है, ऐसे में कुछ अंदेशा जो है वो पहले से जाहिर नहीं किया जाना चाहिए कि मोदी की सरकार कैसी होगी, बीजेपी की सरकार कैसी होगी। लेकिन मुसलमान कायदीन को अब अगली हिकमत अमली उनकी क्या होनी चाहिए, यह आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। चूंकि कोई एक यूनिफाइड फोरम नहीं है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा कोई यूनिफाइड फोरम नहीं है, या ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पब्लिक उससे डायरेक्ट जुड़े हुए हों या उसकी लीडरशिप पर पूरा भरोसा करते हों, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। लेकिन बात वही है कि जब अवाम मुत्तहिद नहीं है तो लीडर कैसे मुत्तहिद होंगे। लीडर्स के बीच में भी कोई किसी पार्टी से एफिलिएशन है, कोई किसी पार्टी से एफिलिएशन है, किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, तो उसमें एक परेशानी है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स इशू बेस्ड डिबेट कर सकते हैं आपस में, और कोई हिकमत अमली तय कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बेहतरीन हिकमत अमली मैं समझता हूं ये है वेट एंड वॉच। जैसा कि सरकार चलेगी उसी पर हमारी सभी की राय बनेगी। और आप हमारे साथ आए, हमारे प्रोग्राम में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमान कल आजकल में आप आए, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को जो है वो जो मुत्तहिद नहीं हुए, जिस तरीके से वोट बटा मुसलमानों का सेक्युलरिज्म के नाम पर जो पार्टियां सियासत कर रही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं मुत्तहिद करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए मुस्लिम कायदीन को जो है वो एक फोरम पर आकर आगे की हिकमत अमली तय करने की जरूरत है। तो मुसलमान कल आजकल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जैन न्यूज़।